टॉपिक है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। अब शॉर्ट में क्या करें, एनआईटी इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्स होते हैं जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है, किस पर? प्रोडक्शन पर और गुड्स पर, या गुड्स के सेल पर। जैसे आपके एक्साइज ड्यूटी एग्जाम्पल हो गया, जैसे आपका कस्टम ड्यूटी एग्जाम्पल हो गया, जैसे सेल टैक्स हो गया, वैट हो गया, जीएसटी हो गया। ये सारे एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस प्रोडक्ट की प्राइस को राइज कर देते हैं। अब दूसरा है आपका सब्सिडीज। सब्सिडीज ये वो हेल्प होती है गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रांट होती है, जो प्रोडक्ट की प्राइस को क्या करती है? लोअर करके बाजार कीमत में जो भी होगी उससे कम कीमत पर सेल करती है। सेल प्रमोशन के लिए ऐसा करती है, या एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए या एनकरेज करने के लिए किए जाते हैं। तो ये दोनों क्या करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस मार्केट प्राइस पर, यानी कि उसकी प्राइस को बढ़ा देते हैं। वहीं सब्सिडीज क्या करती है? वहां सब्सिडीज प्राइस को कम करती है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इसलिए जब हम नेट वैल्यू निकालते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस कर देते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किस किस के बीच में? ये दो चीजों के बीच का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम एंड मार्केट प्राइस। तो आप मार्केट प्राइस जब आपको गिवन है और आपको फैक्टर कॉस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आप एनआईटी को माइनस कर देंगे। और जब फैक्टर कॉस्ट दी हुई है, मार्केट प्राइस चाहिए, तो आप एनआईटी को ऐड कर देंगे। तो अभी हमने एक तो एनआईटी देख लिया, दूसरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देख लिया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या था? वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच का कौन सा वो था, डिफरेंस था। वहीं एनआईटी किसका डिफरेंस है? वो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का डिफरेंस है। अक्सर अगर आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हो, तो उस प्रोडक्ट के लास्ट में जब आप एमआरपी देखते हो, तो एमआरपी के जस्ट नीचे जो प्राइस लिखी होती है, फिर छोटे से लेटर्स में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। तो प्राइस में टैक्स इंक्लूड होते हैं। और जब हम एनआईटी कैलकुलेट करते हैं, तब हम क्या करते हैं? उस इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज जो गवर्नमेंट ने हमको दी है वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? एनआईटी माइनस करने के बाद हमें वो फैक्टर कॉस्ट में मिल जाएगा, यानी कि वो एक्सपेंडिचर मिल जाएंगे जो फर्म ने उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए किए हैं, ना कि वो मिलेगा जो उस प्रोडक्ट को उसने बाजार में जिस प्राइस पर सेल किया है। ठीक है, तो इसमें हमें ये डिफरेंस मिल जाता है कि हमारी मार्केट प्राइस क्या थी और हमारी फैक्टर कॉस्ट क्या थी। ठीक है, तो अब मैं आपको तीन कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। पहला मैंने आपको डेप्रिसिएशन बताया था, जो मेरे प्रीवियस वीडियो में पड़ा हुआ है, वहां आप देख सकते हैं कि वो डिफरेंस था ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू का। फिर मैंने आपको बताया दूसरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो डिफरेंस था किसके? डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के बीच का। और तीसरा कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस एनआईटी, ये डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का। इन तीन कॉन्सेप्ट को आप हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि इन्हीं से आपको नए फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव करने के बाद आपको ये तीन कॉन्सेप्ट ही हमेशा दिमाग में रखने हैं और इन्हीं से वो फॉर्मूले ड्राइव होंगे। चलिए स्टूडेंट, जल्दी से नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? इट रेफर्स टू इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में कौन कौन से यूज होते हैं? फैक्टर्स यूज होते हैं। कौन कौन से फैक्टर? लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है और मैनेजमेंट है। अब इसमें जो फिफ्थ वन है, वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए जरूरी नहीं होता, जबकि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में ये बहुत जरूरी होता है। अब इनके जो रिवार्ड हैं, तो सबसे पहले क्या था हमारा? सबसे पहले था लैंड, तो उसको क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। लेबर को वेजेस मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलती है, मैनेजमेंट को सैलरी मिलती है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है।
ये डबल साइडेड पेमेंट होते हैं, बायलेटरल होते हैं। यानी कि अगर एक हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रहा है फर्म को, तो फर्म को उसके रिवार्ड उसको देने पड़ेंगे। इसलिए ये इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। इसके आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ट्रांसफर इनकम। ये क्या होती है? इट रेफर्स टू इनकम विच आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। तो यहाँ कोई फैक्टर्स यूज नहीं किए जाते, फैक्टर प्रोडक्शन यूज नहीं किए जाते, लेकिन इनकम रिसीव होती है। ये वन साइडेड होती है, यानी कि जिसको ये रिसीव हो रही है उसके बदले में उसने कोई भी वर्क नहीं किया, कोई भी प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की। जैसे ओल्ड एज पेंशन है, तो ओल्ड एज पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से क्या है? ओल्ड पीपल को हेल्प है। स्कॉलरशिप क्या है? स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से स्टूडेंट्स को हेल्प है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस गवर्नमेंट की तरफ से अनएम्प्लॉयड पीपल को हेल्प है। इसके लिए ये लोग कोई भी गवर्नमेंट को प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए ये वन साइडेड पेमेंट होते हैं, और वन साइडेड पेमेंट होने की वजह से इन्हें नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। तो जो भी फैक्टर सर्विसेज है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है, और जो ट्रांसफर इनकम है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती। पे करने की इसके कंपोनेंट क्या क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की कंपोनेंट है। पहला है नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में क्या है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मिलता है आपको वेजेस, सैलरी। तो अगर कोई पर्सन जो अब्रॉड में है उसको हमें पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हमारा इंडियन कोई अगर फॉरेन कंट्री में, तो फॉरेन कंट्री को हमारे इंडियन को पेमेंट करना पड़ेगा। तो इनका जो डिफरेंस है, इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड और इनकम पेड टू अब्रॉड का डिफरेंस है, वो नेट कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है। नेट रिटेन अर्निंग, रिटेन अर्निंग जानते ही हो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होते हैं। तो हमारी किसी इंडियन इंडस्ट्रीज ने जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अर्न किए अब्रॉड से, ऐसे ही किसी अब्रॉड की कंपनी ने इंडिया से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट अर्न किए, उसका डिफरेंस कहलाएगा नेट रिटेन्ड अर्निंग। थर्ड वन है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। तो अगर कोई एंटरप्रेन्योर इंडिया का फॉरेन कंट्री से इनकम प्रॉफिट अर्न करता है, और फॉरेनर इंडिया से अगर प्रॉफिट अर्न करता है, उसका डिफरेंस, तो हम इन तीनों को जब ऐड कर लेते हैं तब हमें मिलती है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब अगर फॉर्मूले बेस देखा जाए तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल्स टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब एनएफआईए की तीन सिचुएशन हो सकती हैं। पहली पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव है इसका मतलब है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज ग्रेटर देन इनकम टू अब्रॉड। तो जो इनकम टू अब्रॉड पे किया वो तो फॉरेन कंट्री को चला गया, और इनकम जो रिसीव किया वो तो रिसीविंग इनकम ज्यादा है और पेइंग इनकम कम है, तब इस कंडीशन में नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से ज्यादा होगी। ऐसे ही दूसरा कंडीशन हो सकती है कि अगर एनएफआईए नेगेटिव हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है और हमें इनकम रिसीव हुई कम। इस कंडीशन में इनकम फ्रॉम अब्रॉड लेस देन इनकम टू अब्रॉड, इस कंडीशन में एनएफआईए नेगेटिव होगा। और जब एनएफआईए नेगेटिव होगा तो नेशनल इनकम क्या होगी? डोमेस्टिक इनकम से कम होगी। इस कंडीशन में डोमेस्टिक इनकम ज्यादा होगी और नेशनल इनकम कम होगी। तीसरी सिचुएशन क्या आ सकती है? तीसरी सिचुएशन आ सकती है कि एनएफआईए जीरो हो। अब एनएफआईए जीरो होगा तो नेशनल इनकम ही डोमेस्टिक इनकम है, या डोमेस्टिक इनकम ही नेशनल इनकम है, ऐसा कह सकते हैं। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब क्लोज्ड इकोनॉमी होती है। तो मैं आपको बिगनिंग में बता चुका हूं कि क्लोज्ड इकोनॉमी या तो 2 सेक्टर इकोनॉमी होगी या 3 सेक्टर इकोनॉमी होगी। तो इस जीरो के मतलब है कि
उस इकोनॉमी का दूसरे इकोनॉमी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है। NFIA, अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम हमको प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड कर देंगे। अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पानी है तो हमें NFIA माइनस करना पड़ेगा। जैसे GDP है, GDP से हमें GNP पाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, GDP प्लस NFIA करना पड़ेगा। और अगर NNP है और NDP चाहना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, NNP माइनस NFIA, तो हमें NDP मिल जाएगा। तो सिंपल, नेशनल इनकम इक्वल्स टू डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। एक और चीज बता देता हूं यहां पर, वो है आपकी कि अगर यहां कभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड की जगह नेट फैक्टर इनकम टू एब्रॉड लिखा हो तो उसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें पेमेंट ज़्यादा करने हैं। तो अगर फैक्टर इनकम टू एब्रॉड लिखा है तो हमें उसको माइनस करना है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। अब सेक्टर कितने होते हैं इकोनॉमी के? इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं 4। पहला होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा होता है फर्म सेक्टर, तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर और चौथा होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर। हाउस होल्ड क्या होता है? हाउस होल्ड वो ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन होता है या इंडिविजुअल होता है जो गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूमर होता है और ओनर होता है फैक्टर सर्विसेज का। जो इनकम उसे फैक्टर सर्विसेज से मिलती है उसका एक पार्ट वो कंजम्पशन पर खर्च करता है और दूसरा पार्ट सेव करता है और गवर्नमेंट को इस इनकम पर टैक्स पे करता है। दूसरा है फर्म सेक्टर। फर्म सेक्टर क्या होता है? फर्म सेक्टर ओनर होता है गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने का, यानी कि प्रोडक्शन यूनिट का ओनर होता है। और कंज्यूमर क्या होता है? कंज्यूमर होता है फैक्टर सर्विसेज का, यानी कि फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से रिसीव करेगा किसके लिए? गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए। उससे जो उसे अर्निंग होगी गुड्स को सेल करने के बाद उसका एक पार्ट वो कंजम्पशन पर खर्च करेगा और दूसरा पार्ट सेव करेगा। चौथा काम क्या करता है? चौथा काम करता है गवर्नमेंट को इस पर टैक्स पे करता है। थर्ड है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट होती है 2 टाइप की, एक गवर्नमेंट और एक जनरल गवर्नमेंट। तो जनरल गवर्नमेंट की जो भी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज होती हैं वो सोशल वेलफेयर के लिए होती हैं, जैसे फ्री एजुकेशन देना, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज देना, एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ये सारे के सारे उसके जनरल गवर्नमेंट के काम है और ये पब्लिक वेलफेयर के लिए हैं। दूसरा काम क्या करती है गवर्नमेंट? दूसरा काम प्राइवेट फर्म की तरह प्रोडक्शन भी करती है। अब प्रोडक्शन में जैसे उसकी भेल, रेलवे, ऐसी बहुत सारी उसके पास इंडस्ट्रीज हैं, BSNL। उससे जो उसे प्रॉफिट अर्न होता है वो कब होगा? जब वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को बाजार में सेल करेगा, वैसे ही जैसे फर्म सेल कर रही है। ठीक, तो चौथा है आपका एक्सटर्नल सेक्टर। एक्सटर्नल सेक्टर में आपके आता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कैपिटल ट्रांसफर। तो हम इनफ्लो और आउटफ्लो करेंगे कैपिटल का और गुड्स और सर्विसेज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे इस सेक्टर में। यहाँ एक चीज नोट वाली करने वाली है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये 3 सेक्टर अगर किसी इकोनॉमी में है तो वो इकोनॉमी कहलाएगी क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर फोर्थ सेक्टर भी है तो वो इकोनॉमी कहलाएगी ओपन इकोनॉमी। बच्चों आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया है। फर्स्ट चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चैप्टर आपको मंडे से मिलेगा। तब तक आप कीप वॉचिंग माय चैनल एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इट। थैंक यू।